गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने बिहार में श्रम प्रशासन को डिस्कस किया था, तो लगभग उसको हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो पेन ड्राइव इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले छोटा सा हम लोग परिचय ले लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसे काम हुए जिसने ILO के गठन के प्रति या ILO के गठन के लिए पूरे विश्व को प्रेरित किया। सबसे पहला चीज जो है, जब तक शिल्पी संघ हुआ करता था, जब तक सामान्य रूप से उत्पादन हुआ करता था, तब तक इस प्रकार के किसी संघ की जरूरत नहीं महसूस हुई थी। क्यों? क्योंकि श्रमिक वर्ग की कल्पना उस समय शुरू नहीं हुई थी। श्रमिक वर्ग अलग से नहीं आया था। वो एक शिल्पी वर्ग होता था जो किसी शिल्प में निपुण होता था, वो उस काम को करता था और उसका डायरेक्ट मार्केट से संबंध हुआ करता था। मीन्स कि जो सामान को बनाने वाला है या जो उसका व्यवसाय है, उसके बीच में आपस में संबंध होता था और इस कारण से सामान की बिक्री होती थी और किसी प्रकार के शोषण शोषित का वहाँ संबंध नहीं था। लेकिन जैसे ही बृहद फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत होती है, जैसे ही बृहद पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत होती है, वैसे ही लेबर कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाने लगती है और श्रमिकों का शोषण किया जाने लगता है। और जैसे ही श्रमिकों के शोषण की शुरुआत होती है, उसी तरह से वैसे ही श्रमिकों को संगठित करने की, श्रमिकों के हितों की भी शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो इस दिशा में काम होता है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद से संगठित रूप से श्रम वर्ग का एक उदय होता है, क्लास के रूप में लेबर का उदय होता है। श्रमिक अब एक ग्रुप बन जाते हैं, एक एसोसिएशन बन जाते हैं, एक क्लास बन जाते हैं और पूरे श्रमिकों का हित एक समान होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के साथ ही दो वर्ग बनते हैं। एक वर्ग जो है वो पूंजीपतियों का वर्ग है और दूसरा वर्ग जो है वो श्रमिकों का वर्ग है। पूंजीपतियों के वर्ग को हम कह सकते हैं कि उद्योगपतियों का वर्ग है, कैपिटलिस्ट का वर्ग है, उद्योगपतियों का नियोजकों का ग्रुप है। और दूसरा जो ग्रुप है वो श्रमिकों का ग्रुप है जो श्रम कर रहे थे। अब दोनों के ग्रुप में, दोनों के इंटेंशन में, दोनों के मोटो में पर्याप्त डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या है? तो पहला ग्रुप जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चाहता है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए रॉ मटेरियल का दाम उसके अंदर है नहीं। रॉ मटेरियल के दाम में वो इधर से उधर कर नहीं सकता है। वो जो उस रॉ मटेरियल को पहुंचाने वाले या रॉ मटेरियल को उत्पादित करने वाले जो ग्रुप होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी का दाम वो कम नहीं कर सकता है। कटौती कहाँ कर सकता है? तो लेबर कॉस्ट में कटौती करता है। तो इस कारण से वो लेबर के दोहन में लगा रहता है, लेबर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के इंटेंशन से काम करता है और इस कारण से मैक्सिमम टाइम तक उनसे वर्क लेता था। 12 घंटा 14 घंटा तक वर्क लिया जाता था। सनराइज से लेकर के सनसेट तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक काम लिया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जैसे जैसे प्रत्येक औद्योगिकृत देशों में जहां जहां पर श्रमिकों का एक वर्ग के श्रमिक काम कर रहे थे, वहां पर उनके ग्रुप के रूप में उदय होना शुरू होता है। और इसके पीछे अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो प्रयास होता है समानता का, भाईचारा का, लोकतंत्र का, जो पहला प्रचार होता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से होता है। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन इसमें कोई रोल नहीं अदा करता है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से जैसे जैसे समाजवाद का प्रभाव बढ़ता है, समाजवादियों का प्रभाव बढ़ता है, वैसे ही देखेंगे कि 1847 में मार्क्स और एंजल्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया जाता है। मार्क्स और एंजल्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया जाता है और उस मैनिफेस्टो का जो मूल बात होता है वो ये होता है कि दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ। खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा विश्व है। वर्कर्स ऑफ इंटायर वर्ल्ड टू कम टुगेदर and fight for
देयर राइट्स। श्रमिकों के पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे श्रमिकों को यूनाइट करने की बात की जाती है और उसके लिए उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसके बाद से ही छिटपुट संगठन बनने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के बेहतरी की पहल की जाने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन पहला अगर शुरुआत देखेंगे, पहली बार अगर ये आइडिया किसी के मस्तिष्क में आता है तो वो कार्ल मार्क्स थे। तो जब हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, जब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, हम देखेंगे कि इतिहास में इसकी शुरुआत कब से होती है। तो बस यहाँ पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, नहीं कि लंबा चौड़ा यहीं पर लिख रहे हैं। यहाँ पर इंडिकेटिवली हम लोग दो चीज की चर्चा करेंगे, एक औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एंड सेकेंड फ्रांसीसी क्रांति। और इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से, इन दोनों के कारण इंडस्ट्रियल रिलेशन जहां इनको एक ग्रुप के रूप में आगे बढ़ाता है, एक ग्रुप के रूप में संगठित होने का मौका देता है, वहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, और इस कारण से एक दूसरे से ये लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो 1847 में जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आता है तो उसके बाद से दो इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल जो होता है वर्कर्स का, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फर्स्ट इंटरनेशनल असेंबली इनकी होती है 1864 में, जिसमें सभी देशों से श्रमिकों के प्रतिनिधि एक साथ बातचीत करने के लिए सामने आते हैं, एक साथ मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा का संकल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय तक पर्याप्त रूप से संगठन का विकास नहीं हो पाया था, जिसके कारण प्रत्येक देश के अलग अलग जो ग्रुप थे उनके बीच आपस में किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाने के लिए मतभेद रहता है, जिसके कारण से यह विफल हो जाता है। इसी तरह एक दूसरा सेकेंड इंटरनेशनल बुलाया जाता है आपको 1899 में, लेकिन यह भी विफल हो जाता है, यह भी सही तरीका से काम नहीं कर पाता है। इस संगठन के अंतर्गत जितने भी लोग थे, इस सम्मेलन में जितने देशों से प्रतिनिधि आए थे, उन सबके बीच आपसी मतभेद के कारण दोनों सम्मेलन असफल हो जाता है और इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाता है। फिर देखेंगे कि इसके बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ मुड़ रही थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अगर हम देखेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है कि ओरिजिन ऑफ आईएलओ के उद्भव के पीछे क्या क्या कारण थे, आखिर किस कारण ने इस तरफ प्रेरित किया। तो पहला तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंपल सा देखें कि वहां से औद्योगिक क्रांति और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण से इसकी पृष्ठभूमि बन रही थी, इसका जमीन तैयार हो रहा था। दो इंटरनेशनल बुलाए गए, वो भी फेल हो गए आपसी मतभेद के कारण। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा काम हुआ। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है, देखेंगे कि इसी दौरान 1917 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। That is Russian Revolution, Bolshevik Revolution in Russia। सोवियत रूस में उस समय लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है, और जहां पर पहली बार मजदूरों की सरकार स्थापित होती है। तो इसी समय में अगला जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो यह था कि सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति।
बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन सोवियत रूस। अब इसके कारण प्रत्येक देश पर यह दबाव पड़ा कि अगर वो अपने शोषणकारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी शोषण पर आधारित है, डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है, उसमें अगर वो उसमें किसी प्रकार का लगाम नहीं लगाएंगे, उसमें किसी प्रकार का ऐसा संगठन नहीं बनाएंगे जहां पर सब आपस में बैठकर बातचीत कर सके, आपस में बैठकर निर्णय ले सके, तब तक एक देश में हो चुका है, यहाँ से धीरे धीरे प्रसार होगा और पूरे इंडस्ट्रियल जो भी कैपिटलिस्ट थे उन कैपिटलिस्टों के लिए एक बहुत बड़े खतरा के रूप में यह सामने आया। अब इन लोगों ने देखेंगे कि जैसे ही सोवियत रिवॉल्यूशन होता है, रूस जो है वो वर्ल्ड वार से अपने आप को अलग कर लेता है, वो अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मुड़ता है और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मुड़ना शुरू करता है, तेजी से वहाँ प्रौद्योगिकीकरण होती है। तो इस सब कारण से जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होता है वर्साई की संधि से, जैसे ही वर्साई की संधि के साथ वर्सलिस ट्रीटी के अनुसार जैसे ही 1919 में वर्ल्ड वार समाप्त होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वैसे ही 1919 में ही लीग ऑफ नेशन को गठित किया जाने वाला होता है। लेकिन लीग ऑफ नेशन के गठन के साथ साथ आईएलओ का भी गठन इसी समय 1919 को ही कर लिया जाता है। मीन्स 19 अप्रैल 1919 को आईएलओ को गठित कर लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अस्तित्व में आ चुका होता है और इसी समय से भारत जो है वो इसके फाउंडर मेंबर के रूप में काम करता है। सबसे पहले प्रारंभिक सदस्यों में भारत भी इसमें शामिल था और भारत भी इसी समय से इसका एक महत्वपूर्ण भागीदार बना रहा। फिर बाकी संगठन अपना काम कर रहे थे, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो फिर से ये संगठन को इसी रूप में बने रहने दिया जाता है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन बना लिया जाता है। अब देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के और भी बहुत सारे संगठन है, चाहे WHO हो, चाहे FAO हो, लेकिन दोनों में और WHO में और ILO में प्रतिनिधि के स्तर पर क्या भिन्नता आप देखते हैं? प्रतिनिधियों के स्तर पर क्या भिन्नता दोनों में आपको देखने को मिलता है? यहां अगर आप देखेंगे तो WHO में या बाकी जो भी संगठन है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संगठन का जनरल असेंबली का मीटिंग है, प्रत्येक में आप देखेंगे कि प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि जाता है। यहां पर पर्याप्त भिन्नता यह रखी गई है कि यहां से प्रत्येक देश से सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं, सरकार के प्रतिनिधि के साथ साथ वहां के श्रमिकों के प्रतिनिधि भी जाते हैं, वहां के नियोजकों के प्रतिनिधि भी जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो सरकार का नजरिया होगा उस नजरिया से भिन्न वहां के किसी लोगों का नजरिया नहीं हो सकता, लेकिन यह एकमात्र संगठन है जहां पर सरकार को अपनी बात कहने का और उससे भिन्न मत अपनाने का, उससे भिन्न बातों पर जाकर के वोटिंग करने का, उससे भिन्न थिंकिंग अपनाने का जो नियोजकों के प्रतिनिधि हैं, जो श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं, उनको यह छूट दी गई है। वो चाहेंगे तो अपने सरकार से भिन्न मत को यहां पर रख सकते हैं, अपना मत रखेंगे, वो उनका इंडिविजुअल मत होगा। तो इस संगठन में आप देखेंगे यह एक ऐसा यूनिक संगठन है जहां पर सरकार से भिन्न मत रखने की इजाजत, सरकार से भिन्न तरीका से अपना मत रखने का इसके यहाँ के प्रतिनिधियों को इसमें इजाजत दे दी गई है। फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके प्रियम्बल की, आखिर किन बातों को लेकर के, किन उद्देश्यों को लेकर के इसका गठन हुआ था। तो हम लोगों ने दो तीन चीज देख लिया, इसके उद्भव के पीछे की पृष्ठभूमि जाना कि आखिर क्यों इसका उद्भव हुआ। फिर हम लोग इसी पृष्ठभूमि को आप ध्यान में रखेंगे कि फिर जैसे ही सोवियत संघ का पतन होता है, WTO का उदय होता है, तो फिर जो इसका डिसेंट वर्क एजेंडा आया है, उत्कृष्ट कार्य एजेंडा जो इसका आया है, उसके उद्भव में फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या WTO की क्या भूमिका रही है, इसकी चर्चा हम लोग एक बार फिर से, जिस समय हम लोग डिसेंट वर्क एजेंडा डिस्कस करेंगे उस समय करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि इसका प्रियम्बल क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या है।
जैसे हमारे संविधान का प्रियम्बल हमारे पूरे संविधान को ही बतला देता है, उसी तरह इसके अगर हम प्रियम्बल को देखें तो 3 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से कही गई हैं। पहला कि वेयर एज यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इफ इट इज बेस्ड अपॉन सोशल जस्टिस, अर्थात सामाजिक न्याय पर ही आधारित होने पर, सामाजिक न्याय को ही अपनाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व और शांति स्थापित हो पाएगी। मीन्स कि सोशल जस्टिस को अपनाने की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, और सामाजिक न्याय को अपनाकर ही वैश्विक शांति या वैश्विक स्थायित्व स्थापित किया जा सकता है। दूसरा जो इसका प्रियम्बल का कंडीशन है वो है कि एंड वेयर एज कंडीशन ऑफ लेबर एग्जिस्ट इन्वॉल्विंग सच इनजस्टिस, हार्डशिप एंड प्रेविशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एज टू प्रोड्यूस अनरेस्ट सो ग्रेट that the peace and harmony of the world are imperiled and an improvement of those conditions is urgently required. Means कि जब तक श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग अन्याय या शोषण का शिकार रहेगा, तब तक दुनिया अशांत रहेगी, तब तक दुनिया में अशांति व्याप्त रहेगी और जो भी सद्भाव की बातें हैं वो खतरे में रहेगी। तो हार्मोनियस रिलेशन तब तक नहीं स्थापित हो सकता है जब तक कि श्रमिकों के हितों की बात न की जाए, श्रमिकों को संतुष्ट न किया जाए, उनके वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जाए। और इसका जो तीसरा प्रियम्बल का तीसरा हिस्सा है वो कहता है वेयर इज ऑल्सो द फेल्योर ऑफ एनी नेशन टू अडॉप्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ लेबर इज एन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ अदर नेशंस व्हिच डिजायर टू इम्प्रूव कंडीशन इन देयर ऑन कंट्रीज। यदि पूरे वैश्विक स्तर पर सभी देशों के द्वारा जब तक श्रम की मानवीय परिस्थितियों को निर्मित नहीं कर दिया जाएगा, जब तक श्रम की मानवीय परिस्थिति वैश्विक स्तर पर सभी देशों के द्वारा नहीं अपना लिया जाएगा, तब तक अगर किसी एक देश के द्वारा भी इस दिशा में काम नहीं किया जाता है, किसी एक देश के द्वारा भी अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में जो देश इस टेक्निक को अपना रहे हैं, श्रमिकों के कल्याण की बात करें, उन सबके लिए बाधा उत्पन्न होगी। तो ये 3 इसके प्रियम्बल के, इसके प्रस्तावना के मुख्य बात थे। अगर इस तीनों को हम शॉर्ट टर्म में, इतना लंबा लिखने की बनिस्बत अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में लिखने की कोशिश करें, शॉर्ट टर्म में इसको हम जानने की कोशिश करें, तो 2 बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहला, सामाजिक न्याय। इसकी प्रस्तावना का एक जो बिंदु है वो सामाजिक न्याय की बिंदु है, सोशल जस्टिस की बात करता है। और सोशल जस्टिस का तात्पर्य क्या है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में जो अनइक्वालिटी है, उस अनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश की जाए, समाज में किसी प्रकार की अनइक्वालिटी नहीं हो। और इस अनइक्वालिटी का मतलब ये, इस समानता को स्थापित करने का एक मकसद ये है कि जो वर्ग मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, जो वर्ग हाशिए पर के समूह हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। और यह कोशिश जब कभी भी की जाएगी तो गवर्नमेंट की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि 2 वर्ल्ड वार से हम लोग गुजर चुके थे, 2 वर्ल्ड वार में जो सेकेंड वर्ल्ड वार में व्यापक रूप से जो नरसंहार के हथियार अपनाए गए और उसके कारण जो मानवता नष्ट हो रही थी, उन सब बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि सबसे बड़ी अशांति क्या है, श्रमिकों की असंतुष्टि ही सबसे बड़ी अशांति का जड़ होगा। तो श्रमिकों को तुष्ट किया जाए ताकि विश्व शांत रहे और विश्व को इस प्रकार के दिन पुनः फिर से न देखने पड़े। और तीसरा प्रमुख चीज था कि प्रत्येक देश के स्तर पर यह प्रयास किया जाए। केवल एक देश के स्तर पर प्रयास करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। एक देश के स्तर पर अगर प्रयास किया जाएगा और बहुत सारे देशों के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा, तो उसके यहाँ जो प्रयास किया जा रहा है वो भी फ्यूटाइल हो जाएगा। तो इस कारण से यह व्यवस्था रखी गई है कि एक देशीय प्रयास न हो, ये बहुपक्षीय और बहुदेशीय तरीका से ये काम करे।
हम लोग थोड़ा सा इसके फंडामेंटल मौलिक सिद्धांतों को जान लेते हैं, जो सब इन्हीं सब बातों का लगभग किसी न किसी बहाने से कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बात जो है वो लेबर इज नॉट ए कमोडिटी। श्रमिक जो है वो कोई वस्तु नहीं है। जब इस प्रकार का हम स्टेटमेंट देते हैं, जब हम यह खुल के कहते हैं कि लेबर इज नॉट ए कमोडिटी, तो हमारा तात्पर्य क्या होता है? हमारा तात्पर्य यह होता है कि हम जैसे ही कहते हैं कि श्रम मीन्स श्रम के साथ श्रमिक का क्या रिश्ता है, श्रमिक क्या करता है, श्रमिक अपने श्रम को बेचता है। जो कुछ भी वो शारीरिक या लिपिकीय या किसी भी प्रकार का कुछ काम कर रहा है, उस काम के बदले वो क्या करे, अपने काम को किसी और को के लिए कर रहा है और उसके बदले में पैसा ले रहा है। लेकिन इस कन्वेंशन के अंतर्गत कहा कि श्रम कोई वस्तु नहीं है। श्रम कोई वस्तु नहीं है जिसको मार्केट में बेचा जा सके। दूसरा इसका जो मूलभूत सिद्धांत है, जो फंडामेंटल थॉट है, वो यह है कि मनुष्य के लिए अभिव्यक्ति और संगठन बनाने की स्वतंत्रता आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी बातों को रखने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अपने को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, और इसी के साथ साथ उसको संगठन बनाने का भी अधिकार है। अगर वो उसके अकेली बातें नहीं सुनी जाती है तो संगठन बना करके बहुत सारे लोगों को जो उसी बात पर उससे सहमत हो, उन सबको एक जगह एकत्र कर सकता है और तब फिर वो अपना मुहिम चला सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि दूसरा इसका जो पहला बात था वो ये था कि लेबर इज नॉट ए कमोडिटी। श्रम जो है वह एक विनिमय का वस्तु नहीं है, श्रम जो है वो कोई वस्तु नहीं है। दूसरा चीज था कि प्रत्येक श्रमिकों को अभिव्यक्ति एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए। और तीसरी बात थी कि पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट ए डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। मीन्स कि जहां कहीं भी एक जगह भी अगर गरीबी है तो वैसी परिस्थिति में वो हर जगह के लिए वो समस्या क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि सब अब जो पूरा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो अभी सब देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वैसी परिस्थिति में अगर कोई एक देश गरीब होता है तो सबकी प्रॉस्पेरिटी खराब होगी। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि कहीं भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गरीबी होगी, एक तो कि लोगों का परचेजिंग पावर कम जाएगा, दूसरा चीज कि इस समय असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है गरीबी से। तो इस सब कारण से जैसे ही गरीबी की सिचुएशन शुरू होगा, जैसे ही गरीबी की शुरुआत हो, किसी भी समाज गरीब होना शुरू करेगा, वैसे ही अराजकता बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, लूटपाट बढ़ेगा, इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि जब से पिछले वर्ष से जब से कोरोना का टाइम आया है, या जब उस समय से देखते होंगे कि अपराधों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अपराधों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा। खैर ये सब चीज एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में बस आप इतना ही तक सीमित रहेंगे। इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इसका गठन हो रहा था तो 1944 में फिलाडेल्फिया घोषणा की गई थी। फिलाडेल्फिया में एक डिक्लेरेशन किया गया था। फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन का मूल जो बातें थी वही मूल बात इसके आईएलओ के 10 उद्देश्य के रूप में, 10 ऑब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। 10 ऑब्जेक्ट्स जो था वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंतर्गत जो घोषणाएं की गई थी, उसी घोषणाओं को, उसी को फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। और वो 10 ऑब्जेक्टिव इसके थे, जो आईएलओ के 10 ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड किए गए थे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था, पहला जो इसका उद्देश्य है, वो है रोजगार की व्यवस्था करना। रोजगार की व्यवस्था करना मीन्स कोई भी श्रमिक किसी भी कारण से रोजगार पे उसके खतरा न हो। एक तो कि रोजगार पे खतरा ना हो, और दूसरा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार उपलब्ध हो। तो यदि रोजगार अवेलेबल नहीं होगा तो भी अनार्की की स्थिति आएगी, सब चोरी लूटपाट वगैरह की
काम की तरफ उसका मुड़ाव होगा। अब देखेंगे कि जब रोजगार अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो रोजगार के साथ साथ केवल ऐसे नहीं कि किसी को कोई काम पे लगा दिए या मिट्टी का ढेला ढोने के लिए लगा दिए, मिट्टी का वो माथे पर टोकरी रख रहा है उसको पहुंचा रहे हैं, वहां पर किसी स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह के रोजगार पैदा करने से बचने की बात की गई है। अब क्या है कि रोजगार पैदा करने के साथ साथ क्या है कि शिक्षा और प्रशिक्षण का भी प्रबंध करना। मीन्स एवरी एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल नॉलेज ऑफ हिज लेबर एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर हिज लेबर। उसका भी प्रबंध उसको करना है, उसको भी इसको मैनेज करना है ताकि श्रमिकों को सही शिक्षा मिल सके, सही रूप से उनको प्रशिक्षण मिल सके, वो टेक्निकली ट्रेंड हो सके। तो एक ट्रेनिंग की बात करता है, ट्रेनिंग भी उसके लिए कंपलसरी है। अगला है श्रमिकों के कार्य एवं आवास की परिस्थिति में सुधार। वर्क कंडीशन एंड हाउस एकोमोडेशन ऑफ लेबर मस्ट बी इम्प्रूव्ड। श्रमिकों का आवास या श्रमिकों के रहने का जो स्थान है, कार्य समय में कार्य से संबंधित तो इम्प्रूवमेंट हो ही, लेकिन उसके कार्य के पश्चात के जो अवधि के जो जरूरत की चीजें हैं वो भी पूरी होती रहनी चाहिए। तो आवास की परिस्थिति में भी सुधार लाया जाना चाहिए। ऐसा पता चला कि गंदे संदे नाले वगैरह के आसपास वो रह रहे हैं तो अक्सर बीमार रहेंगे, और बीमार रहेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस दिशा में देखेंगे बहुत सारे उस समय के शुरुआती जो नियोजक थे वो लोगों ने बहुत सारी कॉलोनियां बसाई, उस कॉलोनियों में श्रमिकों को रखते थे। अब क्या है कि श्रमिकों की आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो अपग्रेड द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लेबर एंड इन्हांसमेंट इन हिज इनकम। उसके इनकम में इन्हांसमेंट होना चाहिए, उसके इनकम को बढ़ाया जाना चाहिए, उसके आय में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, और इसके साथ साथ उसके लिविंग स्टैंडर्ड को भी ऊंचा किया जाना चाहिए। मीन्स आय में वृद्धि केवल करने से काम नहीं चलेगा, आय में वृद्धि करने के साथ साथ उसके लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना है, उसके जीवन के स्तर को भी आगे ले जाना है। तीसरा चीज है 1 2 3 4 5, पांचवा चीज है सामाजिक सुरक्षा का समुचित प्रबंध। दो चीज देखेंगे यहाँ, एक है सामाजिक सुरक्षा का समुचित प्रबंध और दूसरा है सामूहिक सौदेबाजी। दो शब्द यहां देखने को मिलेगा, एक सामूहिक सौदेबाजी और दूसरा सामाजिक सुरक्षा। और दूसरा है सामूहिक सौदेबाजी। अब आप लोग तो लगभग चीज पढ़ चुके हैं, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बतलाइए केवल। सामाजिक सुरक्षा क्या होता है और सामूहिक सौदेबाजी क्या होता है? आपको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो ऑनलाइन में है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो ऑनलाइन में है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा क्या होता है और सामूहिक सौदेबाजी क्या होता है। हमने अगला जो टर्म देखा था वो ये है कि सामाजिक सुरक्षा का समुचित प्रबंध और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को सम्मान एवं प्रोत्साहन। तो सामाजिक सुरक्षा से क्या समझते हैं और सामूहिक सौदेबाजी से क्या समझते हैं? सोशल सिक्योरिटी एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो इंग्लिश के होंगे आपके बीच में वो इंग्लिश से समझेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड सोशल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं, और जो हिंदी वाले हैं वो सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के विषय में बतलाएंगे। नहीं पता किसी को?
सामूहिक सुरक्षा तो हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, खैर कोई बात नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है कि कोई भी जो श्रमिक है, जो काम कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी जीवन जो है वो आकस्मिकताओं से बंधा हुआ है। कहीं कैसी आकस्मिकता, क्या आकस्मिकता होता है? तो देखिएगा कि जब वो काम करने के लिए जाता है, काम करने के लिए जा रहा है, उसी दौरान उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो उसकी मौत हो गई या उसका हाथ पैर कट गया। ऐसी परिस्थिति में उसको सिक्योरिटी कहाँ से अवेलेबल होगा? ऐसी परिस्थिति में जब वो काम करने लायक नहीं रहेगा, फिर उसका जीवन यापन कैसे होगा? तो इसके लिए सरकार आगे आता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार उसके लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स अवेलेबल करवाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा जो होता है वो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को जो बेनिफिट्स, जो आकस्मिकताओं के विरुद्ध बेनिफिट्स अवेलेबल करवाई जाती है, जो सुरक्षा अवेलेबल करवाया जाता है, वही सामाजिक सुरक्षा है। जबकि सामूहिक सौदेबाजी का मतलब होता है कि किसी भी विषय पर जब श्रमिक वर्ग और नियोजक वर्ग के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो वैसी परिस्थिति में दोनों वर्ग के कुछ कुछ प्रतिनिधि एक जगह बैठ करके, शांतिपूर्ण माहौल में बैठ करके एक निश्चय अगर लेते हैं, तो इसी प्रक्रिया को सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रोविजन है, प्रत्येक श्रमिक को उसके योग्य कार्य में लगाना, श्रमिक के लिए मनोरंजन आदि की व्यवस्था। उसके योग्य कार्य में लगाना और श्रमिक के लिए मनोरंजन आदि की व्यवस्था। यह मुख्य रूप से जो भी लेबर हैं, जो भी काम करने वाले वर्कर हैं, उस वर्कर के रिफ्रेशमेंट की बात करता है। और रिफ्रेशमेंट के साथ साथ जिस काम में वे कुशल हैं, जिस काम में वे स्किल्ड हैं, उसी काम को करने की बात करता है। मीन्स कि श्रमिकों को वही काम अवेलेबल करवाया जाएगा जिसको करने के लिए वो एलिजिबल हैं। ओनली दोज वर्क्स आर प्रोवाइडेड टू लेबर only those works are provided for labor in which works they are interested या they are eligible। जिस काम के लिए वो एलिजिबल है, जिस काम की उनमें योग्यता है, वही काम उनको दिया जाता है। पता चला कि कोई जो है वो राजमिस्त्री का काम करने के उपयुक्त है, ईंटा जोड़ने के काम में उपयुक्त है, और आप उसको कुदाल चलाने का काम धरा दिए। पता चला कि जो कुदाल चलाने में एक्सपर्ट है उसको राजमिस्त्री का काम धरा दिए। तो इस तरह के लिए नहीं, मीन्स है कि जो उसके लिए योग्य कार्य हो, जिस कार्य का उसके पास प्रशिक्षण हो, जिस कार्य का उसने ट्रेनिंग ले रखा हो, उसको उसी काम में नियोजित किया जाना चाहिए। और फिर रिफ्रेशमेंट की भी बात की गई, मनोरंजन की भी बात की गई है। क्यों? क्योंकि जब 8-8 घंटा अगर कोई श्रमिक काम करेगा या 12-12 घंटा अगर काम करेगा, तो क्या होगा कि उसका भी मशीनीकृत हो जाएगा, फिर वो मशीन की तरह रूटीन में बंधा हुआ लाइफ जीने लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए रिफ्रेशमेंट की ही व्यवस्था की गई है, मनोरंजन की ही व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं समान कार्य के लिए समान मजदूरी। कोई भी श्रमिक अगर एक ही फैक्ट्री में अगर बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वहां पर मजदूरी के स्तर पर किसी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मजदूरी के स्तर पर